आज से 8 महीना पहले आप कैसे बैठे, क्यों बैठे, पूरा विस्तार में हम जानना चाहेंगे। सर, अगर हम वो बात करना शुरू करेंगे तो यह कि जो पत्ते हैं, ये पौधे हैं, ये हम लोग के सामने बड़े हुए हैं, शायद ये भी रो देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच से एक बात कहते हैं कि जब हम रोजगार देते हैं तो ये नहीं देखते हैं कौन अपर कास्ट का है, कौन दलित है, ये हम नहीं देखते हैं। जो भी नौकरी योजना होता है सबको बराबर देते हैं। तो अगर ऐसा होता है, सबका साथ सबका विश्वास जिसका नारा है, तो फिर हम लोग कौन है? 4 सालों में जब से हम लोगों ने इस भर्ती को पास किया और इस भर्ती में नौकरी पाई, उसके बाद जो संघर्ष किया, ये एहसास कराया जा रहा है, बार बार ये एहसास कराया जा रहा है। अगर ईद का मौका हो और एक अल्पसंख्यक इस इको गार्डन में ये जिसको आप लोग जेल कह सकते हैं, अघोषित जेल है ये, अगर मैं एक मुसलमान हूं और मैं ईद पर अपने घर न जाकर यहाँ पे धरना कर रहा हूं और इसलिए कर रहा हूं कि मैं योग्य हूं, मुझे नौकरी चाहिए, ऐसा नहीं भीख मांग रहा हूं, मैं भीख नहीं मांग रहा हूं, वो मेरा हक था, मैं योग्य था, मुझे नौकरी चाहिए थी। तो अगर मैं एक अल्पसंख्यक कोई मुसलमान हूं और ईद के दिन धरना कर रहा हूं और मुख्यमंत्री से अपनी मांग को कर रहा हूं, अपने घर नहीं जा पा रहा हूं, तब मुझे एहसास होता है कि अगर मैं साथ अपर कास्ट पैदा हुआ होता तो साथ में नौकरी कर रहा हूं। आखिरी सवाल है, आप 69,000 थे, 6,800 लोगों का चयनित हुआ है, बाकी लोगों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? नमस्कार, आदाब, मैं मोहम्मद सैफ और इस वक्त लखनऊ के इको गार्डन में मौजूद हूं और लगातार यहां पर मैं कवरेज कर रहा हूं, आवाज़ आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। किनकी? 6,800 चयनित अभ्यर्थियों का, लेकिन अभी भी इनको नियुक्ति नहीं दी गई। क्यों नहीं दी जा रही है, इस पर हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कोई नुमाइंदा इन तक आया कि नहीं आया, ये जानने के लिए कि आप किस हाल में हैं, क्यों बैठे हुए हैं, ये सब जानने के लिए कोई आया है कि नहीं आया है इनके पास। और उससे पहले हम आपको बता दें कि लखनऊ में जो धूप है वो सर पर चढ़ के बोल रहा है और महंगाई का जो दाम है वो आंकड़े लगातार पार कर रहे हैं। लेकिन जो नेशनल मीडिया है वो अपने दलाली से बिल्कुल जनता के मुद्दों से बेखबर है, लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि नेशनल मीडिया तो नेशनल मीडिया जो सत्ता के गोद में बैठकर पत्रकारिता कर रहे हैं, उनके बारे में हम नहीं बात करना चाहेंगे। सीधे तो हम आपसे बात करना चाहेंगे कि आखिर आप इतने दिन से बैठे हुए, आज 15 दिन हो गया आपको, कोई नुमाइंदा आया सुनने के लिए, बात करने के लिए आया कि नहीं आया? देखिए, अभी फिलहाल कोई नहीं आया है, लेकिन हमें शक होता है कि जो अधिकारी हैं वो तानाशाह हो गए हैं, शायद वो मुख्यमंत्री की बात भी नहीं मानते हैं। क्योंकि मुझे अच्छे से याद है वो 23 दिसंबर का दिन जब हमारी मुलाकात मुख्यमंत्री से हुई थी, तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि इन बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए, और ये तो मैंने 4 महीने पहले ही बोल दिया था। हम लोग सुनकर हैरान थे कि जब मुख्यमंत्री 4 महीने पहले इस बात को बोल देते हैं कि बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, तो अभी तक न्याय क्यों नहीं मिला। चलिए, फिर भी हम लोग संतोषी लोग हैं, लगा कि चलिए अब मुख्यमंत्री से मुलाकात हो गई, उन्होंने अब आदेश कर दिया, हमें हमारा काम हो जाएगा। शेड्यूल आता है कि 30 जनवरी को लिस्ट आएगी, 3-4 को काउंसलिंग होगी और 6 को नियुक्ति पत्र बटेंगे। घरों में खुशियां आती हैं, परिवार के लोग खुश होते हैं, माता पिता के सपने पूरे होने को कगार पर होते हैं कि बच्चा हमारा प्राथमिक में पहुंच गया, नौकरी पा गया, अब बुढ़ापा कट जाएगा। हम इसी पर बात करेंगे, लेकिन आज हम विस्तार से जानना चाहेंगे आपके पहले दिन से और आज के दिन तक, यानी आज से 8 महीना पहले आप कैसे बैठे, क्यों बैठे, पूरा विस्तार में हम जानना चाहेंगे। सर, अगर हम वो बात करना शुरू करेंगे तो यह कि जो पत्ते हैं, ये पौधे हैं, ये हम लोग के सामने बड़े हुए हैं, शायद ये भी रो देंगे। क्योंकि ये दुर्भाग्य है हमारा कि अब कहना नहीं चाहते हैं, हम शिक्षक बिरादरी से आते हैं, लेकिन बद से बदतर जिंदगी हम लोगों ने जी है। वो दिन 69,000 शिक्षक भर्ती का जब एग्ज़ाम देकर आए थे तो ये लगा था कि हम पढ़े लिखे समाज से आते हैं। मैं MSc हूँ, मास्टर ऑफ साइंस, B.Ed किया है। मैं भावुक हो रहे हैं। भावुक होना इसलिए कि आपने यादें ताज़ा कर दी सर। जो संघर्ष हम लोगों ने किया है, लखनऊ में ऐसी कोई गली नहीं है, ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं जहाँ हम नहीं गए हैं। वो जून का महीना जब हम पहली बार आए थे, वो एकदम झुलसती हुई धूप में हम SCRT पे धूप में बैठते थे। अगर आप SCRT गए हो, देखे कोई पौधा नहीं है वहाँ पर, ऐसे खुले आसमान में हम लोग बैठते थे। वहाँ संघर्ष करने के बाद जुलाई का वो महीना जब हम इको गार्डन में आते हैं, यहाँ बरसात में पूरा लखनऊ इस बात का गवाह रहा है कि यहाँ कमर तक का पानी हुआ करता था। उस पानी हम लोग यहाँ पर बैठते थे, बीमारियाँ आई। लखनऊ में डेंगू का इतना बड़ा प्रकोप था, मैं खुद डेंगू का रोगी हो गया, डेंगू से प्रभावित हो गया था, मैं एडमिट था अस्पताल में। रक्षाबंधन, दिवाली, ईद, दशहरा हम लोगों ने यही बिताया है। मेरा एक बच्चा है, फ़ोन करके पूछता है, पापा, सबके पापा घर पे हैं, आप लखनऊ में क्या कर रहे हैं? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। सिलसिला लगातार चल रहा था। मेरे पास जवाब नहीं था।
मैं अपने घर का अकेला हूँ। माँ ने कहा अगर हमारे घर का दीपक ही नहीं आएगा तो हम दिया कैसे जलाएंगे। दीपावली की बात कर रहे हैं जो इससे पहले बीत। दीपावली का बात कर रहे हैं। राम राज्य है यहाँ पर, हमें हिंदू होने का गर्व बताया जाता है कि आप हिंदू हैं। लेकिन पहली बार एहसास हुआ अगर आज हम हिंदू होते तो आज अपने घरों में होते और दिवाली मना रहे होते। पहली बार एहसास हुआ कि हमें हिंदू कहा जरूरत है, लेकिन हम हिंदू हैं नहीं, हम दलित हैं, पिछड़े हैं, यही हमारी पहचान है। और वो संघर्ष करते 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 वो ठंडी भी आई, ठंडी भी सही, ये पूरा लखनऊ पूरा प्रदेश जानता है। सड़कों पर हम लोग 30 से 40 दिन यहाँ इको गार्डन के गेट के बाहर सड़कों पर बैठे रहे, खुले आसमान में। ठंडी सही, हमने लाठियाँ सही, गालियाँ सही, बेइज्जती सही, बीमारी सही, अपने घरों से दूर रहे, परिवारों से दूर रहे, बीमारियाँ सही, बिना खाए एक टाइम खाकर हम लोगों ने जीवन जिया। लेकिन संघर्ष करते रहे कि एक दिन आएगा जब हम लोगों को सफलता मिलेगी। वो दिन आया भी। हम इस बात का हमें एहसास। अगर आप बीजेपी कार्यालय में गए, बीजेपी का कोई ऐसा दफ्तर नहीं जहां आप गए नहीं और जहां पर आपने अपनी बात पहुंचाई नहीं, तो आखिर इतना विलंब, इतना देरी क्यों किया गया आपके साथ? सर यही ये प्रश्न हमारे सामने भी है कि ऐसा क्या कारण, ऐसा क्या मतलब ऐसी कौन सी मजबूरियां हैं अधिकारियों के सामने कि जब एक मुख्यमंत्री जिसको आप इतना बड़ा मुख्यमंत्री दर्जा दे रहे हैं, शायद भारत में नंबर टॉप रैंक पे इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम आ रहा है कि वो जो काम कहते हैं वो कर देते हैं, लेकिन ऐसा कौन सी मजबूरी, ऐसी कौन सी सीमाएं, ऐसा कौन सा अपराध कर दिया हम लोगों ने कि आज तक हम लोग भटक रहे हैं। हम ये हमारे सामने भी बहुत बड़ा प्रश्न बना हुआ है कि जब अगर चयन लिस्ट आ सकती है तो नियुक्ति क्यों नहीं। 69,000 आपकी तादाद थी और अब 6,800, तो ये क्या मामला है, कैसे क्या हो गया? ये मामला ये है सर कि एक भर्ती आती है 2018 में 69,000 शिक्षक भर्ती की, और जैसा कि संविधान प्रदत्त अधिकार है हमारा 27-21 का, ओबीसी 27 और एससी का 21% आरक्षण, तो उस अकॉर्डिंग सीटें हमें नहीं मिल पाई इस भर्ती में। तो हम लोगों को लगा यार हम लोग शायद मेहनत नहीं कर पाए, उस हिसाब से नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, लेकिन हम लोगों ने इसकी जांच करवाई। बीजेपी द्वारा जो दम्भ भरते हैं कि अब पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ अन्याय नहीं होगा, हमने आयोग बना दिया है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, दिल्ली में बना हुआ आयोग है। हम लोग वहाँ जाते हैं, 1 साल पूरे प्रदेश के 75 जिलों के बेसों को बुलाकर जांच करवाई जाती है और पता चलता है कि हाँ इसमें बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। यही शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जो दम्भ भरते थे कि इस भर्ती में अगर एक भी पद का घोटाला हुआ होगा, कोई बता देगा तो मैं इसमें हार स्वीकार कर लूंगा, लेकिन वो बार बार कहते रहे, विधानसभा में कहते रहे, सड़कों पर कहते रहे, कोई घोटाला नहीं हुआ है। लेकिन वो हमारा संघर्ष था, हमारी मेहनत थी कि हमने पूरे प्रदेश में बताया कि हाँ यह घोटाला हुआ है, उन्होंने भी स्वीकार किया। मुख्यमंत्री का ट्वीट आया, शिक्षा मंत्री ने बयान दिया कि हाँ कुछ विसंगतियाँ हुई हैं, हम उनको दूर करने जा रहे हैं। यही प्रदेश के एजी जो हैं वो जाकर कोर्ट में कहते हैं कि इन बच्चों को 2 साल पहले पहली लिस्ट में होना चाहिए था। सर उस 2 साल के पहले की नौकरी में और आज का ये दिन 2022-2018 4 साल हो गए हम लोग को नौकरी में होना चाहिए था, लेकिन आज अभी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। वो उसकी भरपाई कौन कर पाएगा? अभी इसका ये बहुत बड़ा प्रश्न है हम लोगों के सामने। ये भरपाई की बात तो अपनी जगह है, जब सिद्ध हो गया कि इसमें घोटाला हुआ है तो नाम भी आ गए होंगे, किसका नाम आया? देखिए ये विसंगतियां एमआरसी के नाम पे, आरक्षण के नाम पे ऊहापोह बनाकर शिक्षा मंत्री और अधिकारियों ने इतना गोलमोल कर दिया कि हम लोगों से बार बार कहते थे चलिए गलती हो गई, हम लोग सही करने जा रहे हैं, आपको नौकरी देने जा रहे हैं। लेकिन हम लोग भी भावुक लोग होते हैं, हमें भी नौकरी दिख रही थी, हमने कहा चलिए ठीक है भाई इतना घोटाला हुआ है, सरकार नौकरी देने जा रही है, हम लोगों ने भी स्वीकार कर लिया कि जो गलतियां हुई थी सुधार कर रहे हैं। हम लोग गलती को माफ़ करने वाले लोग हैं। हमें लगा कि चयन लिस्ट आ रही है, 6800 लोगों को नौकरी मिलने जा रही है, हम लोग भी खुश थे। अब किस पर ये कार्रवाई करेंगे, किसका इसको दोषी बनाएंगे, किस पर बुलडोजर चलेगा बाबा का, वो आने वाले समय में तय हो जाएगा कि एक्चुअल में जो ये 4 साल की मानसिक पीड़ा हम लोगों ने सही है, सामाजिक पीड़ा सही है, जो आर्थिक पीड़ा सही है, इसकी भरपाई अगर बुलडोजर चलेगा उन अधिकारियों पर तो हमें खुशी होगी कि हमें नौकरी भी मिली और हमें न्याय भी मिला। हमें नौकरी जरूर मिल जाएगी इस भर्ती में, लेकिन हमें न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो 4 साल हमने गंवाए हैं अपने जीवन के, इसकी भरपाई कोई नहीं कर पाएगा। तो बुलडोजर बाबा का बुलडोजर चलेगा वो एक अलग बात है, ये आपके साथ इतना छलावा क्यों किया जा रहा है, इतनी देरी आपके साथ क्यों हो रहा है? यही सचिव हैं जिनसे हम लोग मुलाकात बार बार करते थे, कहते थे कि आचार संहिता लग गई है, हमारी कुछ सीमाएं हैं, समाप्त होने दीजिए, हम आप लोगों को नियुक्त कर देंगे, नौकरी दे देंगे। लेकिन आचार संहिता को समाप्त हुए भी आज 1 महीने हो गए, लेकिन हम लोग जहाँ कल थे वहाँ आज भी हैं। हम लोगों में पता नहीं क्या बात है कि ये जो अपर कास्ट के लोग हैं, जो अधिकारी हैं, ये दलित पिछड़ों से घृणा करते हैं कि नौकरी में होना ही नहीं चाहिए इनको। अगर ये हमारे साथ इनका सद्भावना होता, प्रेम होता, तो ऐसा कौन सा हम लोगों ने चोरी की है या हम लोग कहीं गलत तरीके से घुस आए हैं? ये जो चयन लिस्ट आई है इन्होंने निकाली है, अगर हम सही है तब तो निकाली है इन्होंने। ऐसा कोई प्रश्न नहीं था कि आप निकाल दीजिए इतना चयन लिस्ट का, हम लोगों को नौकरी दे दीजिए, हम योग्य थे, लिस्ट आई, तो उस लिस्ट के बाद अगर इतनी देरी का कारण क्या है, अगर कोई पूछ ले इनसे तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा।
मतलब दलित होने का जो है। दलित होने का, पिछड़े होने का दंश अभी तक हम लोग पिछले 3 साल से 4 साल से झेल रहे हैं और वो आज भी झेल रहे हैं। यानी वर्ग लग जाने से जो है वर्ग यानी बहुत दूर कर देता है शिक्षा से और रोजगार से और क्या कहते हैं नौकरियों से। लेकिन सर एक शिक्षक होने नाते हमें शायद ये बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें इस बात को मैं मीडिया के सामने कहने में मुझे गुरेज नहीं है कि इस समय आपको पढ़ा लिखा होने के साथ साथ शायद अपर कास्ट का भी होना चाहिए। अगर आप अल्पसंख्यक हैं, अगर आप दलित हैं, अगर आप पिछड़े हैं आप, तो आपको नौकरी करने का अधिकार नहीं है। ये मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मैं अल्पसंख्यक होने के नाते, दलित होने के नाते, पिछड़ा होने के नाते अगर मैं योग्य था तो आज मुझे नौकरी में होना चाहिए था। इन 3 सालों में, इन 4 सालों में जो मेरा समय खराब हुआ है, जो मैंने मानसिक पीड़ा सही है, जो सामाजिक पीड़ा सही है, अगर मैं अपर कास्ट का होता, आज जो लोग अपर कास्ट के थे इस भर्ती में वो नौकरी कर रहे हैं, गलत तरीके से कर रहे हैं। इस बात को स्वीकार भी कर चुके हैं ये। इवन राजन राय ने आदेश भी दिया कि अगर गलत तरीके से वो लोग नियुक्ति पा गए तो उनको निकालिए। इन्होंने स्वीकार भी किया कि हम नोटिस निकालेंगे, उनको निकालेंगे। लेकिन ये 4 महीने हो गए, ये लिस्ट आई हुई और हम कल भी यही गार्डन में थे, संघर्ष कर रहे थे और वो आज भी 4 महीने से नौकरी कर रहे हैं। गलत तरीके से उनका चयन हुआ है, वो नौकरी कर रहे हैं, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा है, उनकी आर्थिक प्रतिष्ठा है और वो लोग इंजॉय कर रहे हैं उस चीज़ को, वो सम्मान पा रहे हैं। और हम कल भी संघर्ष कर रहे थे, आज भी संघर्ष कर रहे थे, लेकिन आने वाला समय भी लगता है संघर्ष करने में ही बीतेगा हमारा। अच्छा, एक सवाल है कि 6,800 लोगों की नियुक्ति हुई है, सरकार द्वारा चयनित किया गया है। तो चयनित में मान लिया जाए 69,000 लोग आपके यहाँ पर धरने पे बैठे हुए थे, उनमें से सारे आपके जानने वाले हैं या सरकार अपने हिसाब से जिसको चाहे उसको ही चयनित कर दिया है? देखिए सर, इस भर्ती में ये बड़ा सवाल है। इस भर्ती में बहुत विसंगतियां हुई हैं। आपको बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती की मूल चयन सूची ही आज तक जारी नहीं हुई है। आज तक किसी को नहीं पता है कि इस भर्ती में कितने लोग किसका चयन हुआ है, किस वर्ग में चयन हुआ है। ये बहुत बड़ा प्रश्न था। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 3 से 4 दिन के अंदर हम लिस्ट पब्लिश कर देंगे, लेकिन आज तक कभी लिस्ट ही नहीं आई है। ये पता ही नहीं है कि इस भर्ती में किस व्यक्ति का चयन किस कैटेगरी में हुआ है। ये अभी भी प्रश्न बना हुआ है। मामला कोर्ट में लंबित था, कोर्ट में अभी चल भी रहा है। हालांकि हमें कोर्ट के मामले में हमें जाना ही नहीं है। कई बार आप लोगों ने सुना भी होगा कि आपका मामला कोर्ट में भी है। मैं कहना चाहता हूं एक पिछड़ा होने के नाते कि हमारी औकात नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लड़ पाएँ, क्योंकि सरकार और ये कोर्ट इतना ज़्यादा झमेला है, इतना ज़्यादा समस्याएं होती हैं। आप समझते हैं उस चीज़ को कि हम पिछड़े लोग हैं, दलित लोग हैं, संघर्ष करने वाले लोग हैं, किसान परिवार से आते हैं। हाई कोर्ट के वकीलों की फीस दे पाना हमारे लिए बस की बात नहीं है। हम संघर्ष पे विश्वास करते हैं, इसीलिए हमने ये सड़क चुनी है। अगर हम भी सक्षम होते तो आज हम भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा वकील करके लड़ रहे होते, लेकिन हम जानते हैं कि हम नहीं लड़ सकते हैं। वहाँ इतनी हमारी हैसियत नहीं है। हम लोग पढ़ने वाले लोग हैं, पढ़ाने वाले लोग हैं, जागरूक करने वाले लोग हैं। तो इसीलिए अपने संघर्ष को हमने गांधीगिरी का रास्ता चुना है कि गांधीवादी तरीके से हम लोग अपने संघर्ष करेंगे, अपनी बात को रखेंगे। लेकिन अगर घमंड हो आपको किसी बात का, तो आपको बता दे कि शिक्षक अगर गांधीवादी हो सकता है तो शिक्षक चाणक्य भी है, क्योंकि हमारे गोद में ही निर्माण और प्रलय दोनों पलता है। अभी हम निर्माण की बात कर रहे हैं, लेकिन वो दिन भी आएगा जब हम प्रलय की बात भी करेंगे। और जब प्रलय की बात करेंगे तो पूरा प्रदेश इस बात का गवाह होगा कि शिक्षकों ने बहुत धैर्य रखा है। इनके धैर्य का जो सब्र होता है, वो जो बांध होता है, वो अब टूट गया है। वीरेंद्र, अभी आपने थोड़ी देर पहले एक बात कह रहे थे कि अल्पसंख्यक और दलित, क्या इन दोनों के लिए जो है भारत में यानी उत्तर प्रदेश के अंदर न्यायालय और सरकार द्वारा कोई अब विधि विधान नहीं रह गया क्या? देखिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हमारा लोकतांत्रिक देश है और सबको बराबर का सम्मान है। एक शिक्षक होने नाते हमें पता भी है कि हमारा संवैधानिक अधिकार है। संविधान ने हमको ये अधिकार दिया है कि आप किसी भी कौम से आते हो, किसी बिरादरी से आते हो, आपको वही सम्मान है जो सबका सम्मान है। लेकिन पिछले 3-4 सालों में जब से हम लोगों ने इस भर्ती को पास किया और इस भर्ती में नौकरी पाई, उसके बाद जो संघर्ष किया, ये एहसास कराया जा रहा है, बार बार ये एहसास कराया जा रहा है। अगर ईद का मौका हो और एक अल्पसंख्यक इस इको गार्डन में, ये जिसको आप लोग जेल कह सकते हैं, अघोषित जेल है ये, अगर मैं एक मुसलमान हूं और मैं ईद पर अपने घर न जाकर यहाँ पे धरना कर रहा हूं और इसलिए कर रहा हूं कि मैं योग्य हूं, मुझे नौकरी चाहिए, ऐसा नहीं भीख मांग रहा हूं, मैं भीख नहीं मांग रहा हूं, वो मेरा हक था, मैं योग्य था, मुझे नौकरी चाहिए थी। तो अगर मैं एक अल्पसंख्यक कोई मुसलमान हूं और ईद के दिन धरना कर रहा हूं और मुख्यमंत्री से अपनी मांग को कर रहा हूं, अपने घर नहीं जा पा रहा हूं, तब मुझे एहसास होता है कि अगर मैं साथ अपर कास्ट में पैदा हुआ होता तो शायद मैं आज नौकरी कर रहा होता। अगर मैं एक पिछड़ा हूं और दीपावली के दिन, जबकि मेरे घर पे दिया जल रहा होता है, दिवाली का दिन होता है, मैं यहाँ इको गार्डन में अंधेरे में रात गुजार रहा हूं, तब मुझे एहसास होता है कि शायद मैं भी अगर अपर कास्ट का होता तो नौकरी कर रहा होता। तब एहसास होता है। ऐसा नहीं कि एचुअल में हमेशा एहसास हुआ है या मैं मानता हूं कि मुझे अधिकार नहीं है जीवन जीने का, या मैं मानता हूं कि मुझे अल्पसंख्यक होने का
दंड झेलना पड़ रहा है। सम्मान करता हूं अपनी भाषा का, अपनी अपनी कौम का, अपनी बिरादरी का सम्मान करता हूं, लेकिन एहसास कराया जा रहा है तो क्योंकि लग रहा है कि हाँ, एहसास सरकार कराया जाता है, कराया सरकार एहसास करा रही है, आप लोगों को एजुकेशन से दूर कर रही है, लग रहा है। जैसे एक सर साइकोलॉजी एक विषय होता है, मनोवैज्ञानिक एक विषय होता है। अगर आपको बार बार कहा जाए कि आप चोर हैं, आपका पैंट फटा हुआ है, आपका चेहरा खराब लग रहा है, अगर कोई आपसे बार बार कहे कि आपका चरित्र अच्छा नहीं है, अगर आप 10 लोग आपसे एक दिन में कह दे कि सर आपका चरित्र अच्छा नहीं है, आप बहुत बदनाम व्यक्ति हैं, तो आपको अपने पर शक होगा कि यार क्या एक्चुअल में ऐसा कुछ कर रहा हूँ क्या मैं। लेकिन जब बार बार हमें दलित होने का, पिछड़े होने का एहसास कराया जाता है, तो हमारा भी दिल है, हमारा भी मन है, हम पढ़े लिखे ज़रूर है, लेकिन मन में ये बात ज़रूर आती है कि काश अगर हम भी पंडित होते, हम भी ठाकुर होते, हम भी अपर कास्ट पैदा हुए होते, तो आज हम भी नौकरी कर रहे होते। एक ओबीसी होने के नाते, एक अल्पसंख्यक होने के नाते, एक एससी होने के नाते आज हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। माना हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच से एक बात कहते हैं कि जब हम रोजगार देते हैं तो ये नहीं देखते हैं कौन अपर कास्ट का है, कौन दलित है, ये हम नहीं देखते हैं, जो भी नौकरी योजना होता है सबको बराबर देते हैं। तो अगर ऐसा होता है, सबका साथ सबका विश्वास जिनका नारा है, तो फिर हम लोग कौन हैं? हम लोग कौन हैं फिर? अगर ये सब चीज़ें मानक पर होती, जो इनके वकील कहते हैं, जो इनके मंत्री कहते हैं, अगर ये सब मानक पर होता, तो आज हम लोग यहाँ क्या कर रहे होते? आज ये मार्च का महीना हमारे ही साथी हमारे साथ चयन हुआ, आज अध्यापक बनकर एक अच्छी सामाजिक प्रतिष्ठा बनाकर विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, और हम लोग आज भी गुजरेज ज़िंदगी जी रहे हैं। खाने के लिए आप जानते हैं लखनऊ में ठेले पे हम लोग खाते हैं सर, और रैन बसेरे में रहते हैं। अगर आज हम लोग नौकरी कर रहे होते तो आज ना रैन बसेरे में रह रहे होते, ना ठेले पे खा रहे होते, आज हमारा भी सामाजिक प्रतिष्ठा होती और हम भी नौकरी कर रहे होते। हमें भी लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री बहुत न्यायप्रिय हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जब बात अपने पे आती है और जब अपने आप को देखते हैं कि ऐसा कौन सा दोष हमने कर दिया है, ऐसा कौन सा परीक्षा है जो हमने पास नहीं किया है, ऐसा कौन सा मानक है जो हमने पार नहीं किया है, ऐसी कौन सी संघर्ष था जो हमने नहीं किया है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आज हम पत्थरों में सर पटक रहे हैं, इस अघोषित जेल में बंद हैं, तब शक होता है कि यार एक्चुअल में कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो है जिसका दंश हम लोग झेल रहे हैं। कौन महान व्यक्ति है जिसकी याद आती है आपको कि आज वो हमारे बीच में होते तो हमारे कास्ट के यानी अल्पसंख्यक और दलितों की आवाज़ जो है वो सरकार तक पहुंचाते? कौन, किसकी याद आ रही, कौन महान है जिसे आप याद कर रहे हैं? देखिए, हमने अंबेडकर को तो नहीं देखा, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है उनके बारे में सुना है कि शायद आज अगर वो होते तो आज हमारे साथ बैठे होते। क्योंकि हमें अपने समाज के जो मंत्री बन गए हैं, जो मंत्रालय पकड़कर उन्होंने अपने आप को बांधते हैं कि हम कैबिनेट मंत्री हैं, हम राज्य स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं, शायद उनको हमारी पीड़ा नहीं दिखती है सर। अगर आज दिखती होती तो आज ओबीसी का कोई मंत्री आता और ये कहता कि हम आपके साथ हैं, यहाँ पर खड़े हैं, अधिकारियों को बुलाता और मीटिंग करता कि अगर ये बच्चे एक्चुअल में सही हैं तो इन्हें नौकरी दीजिए, अगर ये गलत हैं तो मैं इन्हें डांट कर घर से बाहर करूँगा, क्योंकि ये हमारे बच्चे हैं, इनकी वजह से आज मैं मंत्री बना हूँ। हमारे समाज से आते हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जिनके पास न जाने कितनी बार हम लोग गए होंगे, और ये बात कही हमने कि सर अगर हम गलत हों तो आप चलकर एक बार कहिए कि बच्चे गलत हैं, ये भ्रमित हैं, इनको भरमाया गया है, ये मैं समझाकर इनको घर भेज रहा हूं, लेकिन अगर ये सही हों, अगर ये सही हों तो इन्हें नौकरी दी जाए। ऐसा कहने वाला इस समय मुझे ओबीसी समाज में, दलित समाज में, अल्पसंख्यक समाज में, सत्ता में तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। अगर होता तो शायद ये बात अभी वो कह रहा होता। एक हैं जिनका मैं नाम लेना चाहता हूं, अनुप्रिया पटेल। मुझे खुशी होती है इस बात की कि वो अपने समाज की बात रखती हैं। उन्होंने न जाने कितनी बार हम लोगों के लिए बात रखी भी है, और बहुत खुशी होती है कि वो हमारे लिए प्रयास भी किए हैं, और उसका प्रयास का ही फल था शायद कि 800 की लिस्ट भी आई। उन्होंने कई बार अपने खुले मन से कहा कि मैं पिछड़ों की राजनीति करती हूँ, दलितों की राजनीति करती हूँ, उनका मैं हक दिलाऊंगी, लेकिन वो भी शायद इस सत्ता रूपी जो प्रकोप है उसे डरती हैं कि वो खुलकर नहीं बोल पा रही हैं कि अगर इनका चयन में नाम आ सकता है, अगर ये चयनित हो सकते हैं और ये अगर सही हैं तो ये नौकरी से दूर क्यों हैं। उनके साथ कुछ समस्याएं हैं कि वो खुलकर हमारे लिए नहीं बोल पा रही हैं कि अगर ये बच्चों का चयन हो गया है, अगर ये सही है, तो अब तक इन्हें विद्यालय योगी जी से डर है, लग रहा है। बिल्कुल डर है, योगी जी से बिल्कुल डर है। अगर डर ना होता तो आज हम लोग विद्यालय में होते। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, आप 69,000 थे, 6,800 लोगों का चयनित हुआ है, बाकी लोगों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? बाकी लोगों के संदेश ये देना चाहते हैं कि देखिए, संघर्ष है, संघर्ष हमारे जीवन में हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है कि हम ऐसी कौम से आते हैं, कमेरा बिरादरी से आते हैं, काम करने वाले लोग हैं हम संघर्ष करेंगे तो जीतेंगे ज़रूर। जो हमारे भाई छूट गए हैं वो भी संघर्ष करें, मेहनत करें, आपका संघर्ष और आपकी मेहनत से ही आपको फल मिलेगा। चूँकि एग्ज़ाम पास करके नौकरी अगर मिलनी होती तो 4 साल पहले मिल गई होती। एग्ज़ाम पास करने के बाद भी आपको सड़कों पर 3 साल, 4 साल, 5 साल ये मान है कि अब देश के युवाओं, प्रदेश के युवाओं को कि एग्जाम पास करने के बाद 3 साल, 4 साल इको गार्डन में, लखनऊ में संघर्ष करना पड़ेगा, लाठी खानी पड़ेगी, जेल जाना पड़ेगा, भूखे रहना पड़ेगा, तब नौकरी मिलेगी। तो हम लखनऊ के इको गार्डन में थे और 6,800 अभ्यर्थियों से हम बात कर रहे थे, और उनके दर्द जो है
वो हम खुरेज रहे थे, एक तरह माना जाए कि उनके दिल में कितना दर्द छिपा हुआ है और हकीकत क्या है, वो हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए कि अगर आप सोच रहे हैं कि बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ाई करके, बड़े बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के बाद भारत देश यानी उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पर एक योगी यानी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हों, और आप ये सोच रहे हैं कि हम पढ़ाई करके आएंगे तुरंत नौकरी मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपने जहन से निकाल दीजिए, क्योंकि बाबा का बुलडोजर कहीं और चल रहा है, रोजगार पर नहीं। अगर आप पढ़ाई करके आएंगे तो सबसे पहले आप सड़कों पर उतरिए, उसके बाद धूप में आप अपने आप को बर्फ की तरह गलते हुए महसूस करिए, फिर ठंड में आपके शरीर में वो धीरे धीरे वो बर्फ जम जाएगा। और इसी तरीके से संघर्ष कीजिए। ईद, दीपावली, होली सब आपको संघर्षों में बिताना पड़ेगा। यानी अगर 5 साल आपने पढ़ाई किया है तो 4 साल आपको योगी आदित्यनाथ से नौकरी मांगने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब जाके आपको नौकरी मिलेगी। कैसी लगी आपको वीडियो? कमेंट्स बॉक्स पे अपनी राय जरूर और अपने दोस्तों को इस वीडियो को साझा करें।